हेलो सक्षम मानियाज, आपका आपके सक्षम एस एकेडमी में स्वागत है। मैं मंडल सर, मैं विमलेश सर आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का वन शॉट लेक्चर लेके आया हूँ। मैं वन शॉट लेक्चर बोलता हूँ लेकिन वन शॉट में अपलोड नहीं करता हूँ। देखिए, रीज़न है कि एडिटिंग में टाइम लग जाता है, उतना नहीं हो पाता है, इसलिए दो पार्ट में अपलोड करता हूँ। लेकिन ये चैप्टर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में अपलोड हो जाए। 1 आवर के अंदर अपन पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, 9 क्या है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिक चीज बताने की जरूरत है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, क्या होता है, आपको वो सब मालूम होगा। ठीक है, हम लोग अभी इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं कुछ। देखो, ये हमारा सर्किट बना दिया। सर्किट में ये रजिस्टर होता है। ठीक है, ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर और भी रजिस्टर्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर अगर बहुत सारे होंगे तो नाम देने का R1 R2 ये होता है बैटरी। इसको इस चैप्टर में हम लोग क्या नाम देंगे, EMF। ठीक है, EMF को आप लोग ऐसा रिप्रेजेंट करोगे। करंट हमेशा पॉजिटिव से कहाँ जाता है, नेगेटिव, तो आपको ये ध्यान रखना करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो जानने की बात वो ये है कि देखो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो इसमें दो ही वायर है, एक दो। तो जो वायर जितने भी होते हैं ना किसी पॉइंट पे जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, जितने भी वायर होते हैं उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांच। ये तो इस पॉइंट को कितने ब्रांच है, एक ब्रांच, दो ब्रांच। अच्छा, इस पॉइंट पे कितने ब्रांच, एक दो। ये पॉइंट पे भी दो ब्रांच, इस पॉइंट पे भी दो ब्रांच। तो दो ब्रांच है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, जब मैं ब्रांच से स्टार्ट किया को नाम लेता हूँ ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल होता तो कैसे लिखता था मैं, ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसे कुछ लिखते थे ना हम लोग, ABCD। लेकिन हम लोग क्या करना है, इसके अंदर लूप लेना है। क्या लेना है, लूप। लूप का मतलब होता है वो जो भी आप लोग क्वाड्रिलेटरल लोगे पूरा हो जाना चाहिए क्लोज। क्लोज सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, लूप। मतलब देखो, ए से में ये जो होता है ना, ये आपका डायरेक्शन होता है। याद रखना, आप लोग जो भी नाम लिखते हो वो आपका डायरेक्शन होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ, बी। ए से बी जा रहा हूँ, बी से सी गया, सी से डी, यहां से डी तक आया, तो क्या सर्किट क्लोज हुआ, क्या देखो। मैं ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, यहां तक आ गया, तो सर्किट क्लोज हुआ। क्या क्लोज कब होगा, जब मैं डी से वापस ए पे आ जाऊं। तो जब भी लूप का नाम लिखना रहेगा तो याद रखना, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो खत्म भी उसी पॉइंट पे होता है। ठीक है, आपको लूप समझ में आ गया, ब्रांच समझ में आ गया। इसके अंदर देखो एक और सर्किट बना दिया जाए। इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। एक और रजिस्टर चाहिए तो ले लो। कितना रजिस्टर हो गया, R1 R2 R3 R4। करंट का डायरेक्शन दे दो इधर, आई। ठीक है, अब करंट देखो इसमें अलग अलग होगा। ठीक है, ये हमारा EMF पहले वाला बैटरी है तो पहले वाले का EMF E1, दूसरे वाले बैटरी का EMF E2। ये रजिस्टर हो गया। देखो यहाँ से करंट, जो पहले वाले का करंट होगा वो I1 करंट होगा। देखो ये पॉइंट देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट से ये सब पॉइंट पे तो दो ही ब्रांच है। दिख रहा है क्या, दो ही ब्रांच है। अच्छा, इसका करंट भी लिख लेते हैं, इसका ये I2 करंट है। इसके सर्किट के अंदर I2 फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समस्या है। यहाँ पे I2 आ गया, यहाँ पे I1 आ गया, लेकिन ये दोनों यहाँ पे मिलके ज्वाइन होकर नीचे जाएंगे। तो ना ये ऐसा जाएगा घूम के इधर आया, यहाँ से वापस इधर आ गया, ये जाएगा ऐसा घूम के इधर से वापस, मतलब यहाँ पे आएगा तो उसका नाम समझो I3 दे दिया। वो असली में I1 प्लस I2 दोनों का सम होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो डायग्राम, इस समय ऐसा बहुत जरूरी चीज है। अब इसमें इस पॉइंट को देखो, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर यहाँ पे कितने ब्रांच है, ध्यान से देखो। एक इधर, दो इधर, तीन इधर पे देखो, एक दो तीन। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच होंगे, दो नहीं, दो से ज्यादा ब्रांच होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन। समझ में आएगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते रहे, जंक्शन। तो डेफिनेशन बुक से देख के लिखना है, द पॉइंट ऑन विच देयर इज टू और मोर जंक्शंस, ऐसा लिखा हुआ है। जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच आ रहे हैं तो जंक्शन में आता है। ठीक है, अब देखो मेरे हिसाब से आप लोग दो से ज्यादा ही बोलने का, दो नहीं बोलने का, दो से ज्यादा बोलने का, तो हर पॉइंट तो जंक्शन ही आ जाएगा। समझ आएगा, जंक्शन यही वाला पॉइंट बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको लूप पांच देखो, लूप दो है। एक ये छोटू वाला लूप, छोटू, एक बाजू वाला ये छोटू, इसका नाम दे देते हैं ABCDEF। समझ आएगा, और एक बड़ा वाला लूप भी ले सकते हो, कैसा पूरा बाहर बाहर का। टोटल कितने लूप इसमें आ सकते हैं, तीन। लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट लूप लेते जब भी स्टडी करते तो हम लोग सबसे पहला इसमें देखने आ रहे हैं, पहला वाला है इसके अंदर। देखिए सबसे पहला है इसमें किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ देख रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करंट लॉ। समझ में आ रहा क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि समझो ऐसा बहुत सारे, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, ऐसे समझ लो बहुत सारे
इलेक्ट्रिकल वायर है जो किसी एक पॉइंट पे आ रहे जा रहे, मतलब कुछ के करंट हो सकता है आ रहे हो, कुछ के करंट हो सकता है जा रहे हो। समझ में आएगा? ऐसा नहीं है कि सर ये आ रहा है इसलिए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आ सकता है कहीं पे आ सकता है, ये सब अलग अलग वायर है। समझ लो ये इसके अंदर करंट I1, I2, I3, ये हो गया I4, ये हो गया I5 और ये हो गया I6। ये पॉइंट का नाम हम लोग बोल रहे हैं जंक्शन। ये जंक्शन पे देखो जितने भी करंट आ रहे हैं या जितने भी करंट जा रहे हैं उन सबका अलजेब्रिक सम इक्वल टू होता है 0। स्टेटमेंट है इसका, देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन और गोइंग away from the junction क्या बोल रहे देखो, द algebraic sum of current coming towards the junction or going away from the junction is equal to the 0। मतलब यहां पे जितने भी करंट आ रहे हैं, देखो सिंबल में ऐसा लिखा जाता है समेशन ऑफ आई, ठीक है, ये इक्वल टू क्या होता है 0। मतलब जितने भी करंट आ रहे हैं जितने भी करंट जा रहे हैं उन सबका अलजेब्रिक सम ले आता है, आंसर क्या आता है 0। अब सवाल यह है, पहले आपको साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा कि किसको पॉजिटिव लू और किसको नेगेटिव। तो जो करंट जंक्शन के पास आ रहा है उसको पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव। पास आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव, दूर जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव। तो ऐसा लिखना है पहला, करंट coming towards the junction is taken as पॉजिटिव। जो जंक्शन के पास आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, चमकेगा तो सुन के लिखना। करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, गोइंग अवे from the junction is taken as नेगेटिव। जो अवे है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव। मतलब उस हिसाब से मैं अगर सब करंट जो भी थे वो नीचे लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जितने भी करंट है देखो I1 जंक्शन के पास आ रहा है तो आने वाले को पॉजिटिव, ठीक है, प्लस I2 देखो जंक्शन से दूर जा रहा है मतलब नेगेटिव, देखो नेगेटिव I2। अलजेब्रिक इसी को तो बोलते हैं, प्लस वाले को प्लस माइनस वाले को माइनस, अलजेब्रिक सम, ठीक है। देखो आने वाले को प्लस जाने वाले को माइनस। अच्छा I3 भी देखो बाहर जा रहा है, एरो देखो ना, एरो कहाँ जा रहा है बाहर जंक्शन से अवे तो माइनस I3। देखो ये एरो देखो ऊपर जा रहा है मतलब जंक्शन के पास तो प्लस I4। ये एरो देखो जंक्शन के ही पास जा रहा है तो ये भी प्लस I5। ये देखो जंक्शन से दूर जा रहा है माइनस I6 इक्वल टू 0। इन जितने भी करंट होंगे आने वाले को पॉजिटिव जाने वाले को नेगेटिव को लेने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 0। आंसर नहीं 0 लिखा तो पूरा आंसर आपका 0, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब क्या करो, जितने माइनस है सबको उधर ले जाओ। यहाँ क्या क्या बचेगा बताओ, I1 प्लस I4 बच गया प्लस I5 बच गया, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I6। तो आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखना रहेगा यहाँ पे, हेंस टोटल करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ। समझ में आ गया सब बच्चा को? ये आपको नोट डाउन करना रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये डायग्राम इसका नहीं है, वो डायग्राम आपको बाजू में काम आ गया, इसलिए पहले बना दिया तो इसलिए छोड़ दिया उसे ही, ठीक है। ये दूसरा वाला जो टॉपिक आएगा किसके लिए आएगा, तो ये आएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ है ये, कौन सा लॉ है ये, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ थोड़ा सा हार्ड है और ये आपको आ गया तो समझ लो चैप्टर का आपको 50% काम आ गया। समझ में आ रहेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, मैं आपको सिंबल में लिखता हूं, इसका स्टेटमेंट ऊपर लिखूंगा, सिंबल यहां लिख रहा हूं। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, आपको सम लिखना आता है ना ऐसा, 1 से स्टार्टिंग होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 जो भी रहेगा। अलजेब्रिक का मतलब माइनस वाले को माइनस भी लिखना रहेगा, प्लस ही नहीं रहेगा सब। द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस देखो ऐसा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस PD
मतलब V, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ना, पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका फॉर्मूला को क्या होता है IR। ओम्स का चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है IR, तो V इक्वल टू मैंने IR लिख दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस PD या V ना लिख के वो क्या लिखते हैं यहाँ पे IR। आई अगेन यहाँ पे आई लिखने का स्टार्टिंग होगा 1 से जाएगा n तक। द अलजेब्रिक सम ऑफ, सम है अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड इसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड सम क्यों बोले, बीच में प्लस है ना, बीच में क्या है प्लस। द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट आपको लिखना रहेगा सेम जो मैं क्या बोल दिया, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू 0। अक्रॉस द रजिस्टर क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस वहीं पे आएगा जहां पे रजिस्टर आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये चीज समझ में आ गया आपको। अब इसमें किसकी बारी है, अब साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे जितने भी EMF हो गए अभी मैं आपको लिख के सॉल्व भी तो कराऊंगा, पहले ये समझ लो तब तो कुछ इसमें लिख के भी अप्लाई करना सिखाऊंगा। अभी इसलिए स्टेटमेंट बता रहा हूं कि अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक है ये, सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन कन्वेंशन पहला, देखो पहला रूल, while going in the direction of कन्वेंशनल करंट, मतलब जब करंट जा रहा है जिधर, हम भी क्या हो रहे हैं वहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, जहां करंट जा रहा है वहां पे हम भी जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है। तो जब हमारा करंट का डायरेक्शन सेम होगा, कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इज टेकन एज नेगेटिव, इज टेकन एज नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या ले लूंगा नेगेटिव, कब, जब करंट का और मेरा डायरेक्शन सेम होगा तब। लिख के बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो समझो कि ये लूप का नाम लिया मैंने ABCDA, मैं कहां जा रहा हूं एस, ये हमारा डायरेक्शन होता है, बार बार भूलना मत, जो आप नाम लिखते हो वो आपका डायरेक्शन होता है खुद का। और करंट भी देखो एरो कहां जा रहा है A से B जा रहा है, और मैं भी कहां जा रहा हूं A से B, करंट B से C आ रहा है, मैं भी देखो B से C जा रहा हूं, C से D जा रहा है करंट, देखो ना डायग्राम में देखो और ये नाम देखो, क्या आपका करंट का डायरेक्शन आपका डायरेक्शन सेम है, तो इस टाइम जो भी PD आएगा पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव। सेकंड पॉइंट इसका उल्टा, अरे भाई जब करंट के डायरेक्शन में थे तो नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो पॉजिटिव, क्या लिखेंगे हम लोग, while going in the opposite direction of conventional current, comma potential difference is taken as पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस को यहां क्या मान लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये 2 हो गया, इसमें 4 आता है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये वाले पॉइंट का, ये वाला भाई बाकी है ना। तीसरा पॉइंट, while going from पॉजिटिव टर्मिनल, ये आगे का दिखेगा नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या बोल दिया समझ में आएगा अभी, रुको देखो, जिससे बैटरी लिया समझ लो मैं C से D जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं C से D, तो जब मैं C से D जा रहा रहूंगा तो सबसे पहले कहां पे आऊंगा नेगेटिव पे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसके बाद मैं कहां पहुंचा पॉजिटिव बड़े वाले पे, ये छोटे वाले पे नेगेटिव पे, उसके बाद कहां पहुंचा मैं पॉजिटिव पे, मतलब नेगेटिव से मैं कहां जा रहा हूं पॉजिटिव, C से D जा रहा हूं। तब जब मेरा डायरेक्शन समझ लो ऐसा होता है D से C, मतलब मैं इधर से इधर जा रहा हूं, इस तरफ मेरा डायरेक्शन इधर रहा, तो मैं पहले कहां पहुंचूंगा, मतलब मैं पहले पॉजिटिव टर्मिनल पे हूं, बाद में कहां जा रहा हूं नेगेटिव, सुनना रहेगा। मैं अभी फिलहाल क्या लिखा हूं कि मैं पॉजिटिव से कहां जा रहा हूं नेगेटिव, मतलब बड़े वाले से कहां जा रहा छोटे वाले के साइड, तब उस टाइम टर्मिनल EMF इज टेकन एज नेगेटिव, मतलब जिसके पास जा रहे हैं वही ले लेने का, मतलब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, ध्यान से समझना, जल्दी समझता नहीं है, मतलब मैं प्लस वाले से, देखो मैं मतलब समझो D से C जा रहा हूं, तो मैं पहले कहां पहुंचूंगा प्लस पे, बाद में कहां पहुंचूंगा छोटे वाले माइनस पे, मतलब कहां पहुंचा मैं माइनस वाले पे, तो EMF माइनस ले लेगा। अगर मैं ऐसा आता C से D
मतलब डायरेक्शन अब ये इस तरफ का होता, कैसे मालूम चलता है मेरा डायरेक्शन क्या है? तो ये जो नाम लिखते हो ना, ये नाम बताएगा कि आपका डायरेक्शन क्या है, नाम इसलिए ध्यान से लिखने का। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, वाइल गोइंग, यहाँ जी छूट गया, बच्चे कमेंट करेंगे नहीं तो। वाइल गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल कॉमा EMF is taken as positive, कुछ समझ में आ गया सब बच्चा को? तो ये आपको स्टेटमेंट इतना लिखना होता है और अप्लाई करके भी आपको दिखा देना है। मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो इन लूप, एक ही छोटू सा लूप लेते हैं, कोई भी लो, आप क्या नाम ले सकते हो, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। अच्छा सर लूप का नाम है ABCD दू की ADCB A, आपकी मर्जी, कौन सा भी लूप, कौन सा साइज भी आपकी मर्जी है। देखो मैं यहाँ पे लूप ले रहा हूँ ABCDA, लूप है तो इसलिए याद करो, जहां से स्टार्टिंग करोगे वहीं पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ए से मैं कहा जा रहा हूँ, देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जो नाम लिखते हो वहीं से। ए से मैं कहा जा रहा हूँ बी, बीच में कुछ आया क्या? रजिस्टर आया, रजिस्टर में मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? I1 R1। देखो ना यहाँ पे जहां जहां रजिस्टर आएगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? I1 R1 पहला, क्योंकि करंट भी उधर ही जा रहा है। देखो ना करंट का एरो देखो कहां जा रहा है, इस तरफ। अब मैं भी ए से बी जा रहा हूं, डायरेक्शन सेम है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। अगर करंट का डायरेक्शन आपका डायरेक्शन सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज नेगेटिव, समझ में आएगा? अच्छा फिर मैं बी से कहां जाऊंगा? सी, बी से सी देखो मैं नीचे जा रहा हूं, करंट का एरो देखो करंट भी नीचे ही जा रहा है, मतलब अभी भी मेरा डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला IR, यहाँ का करंट है I3, रजिस्टर है R2। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पे I3 है तो यहाँ पे R3 होगा, ऐसा नहीं होता, जो दिखता है डायग्राम वो लिखना होता है। फिर सी से मैं कहाँ जा रहा हूँ? डी, सी से डी जाता है, बीच में कौन आया? EMF है, ये कौन है? ये EMF। अच्छा ध्यान देखो, मैं पहले कहाँ पहुंचा हूँ? नेगेटिव से, नेगेटिव से कहाँ जा रहा हूँ? पॉजिटिव। तो जहां जाते हैं वो कंसिडर करना है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो EMF मेरा क्या होगा? पॉजिटिव, इस पूरे का वैल्यू आएगा 0, खत्म। यही है एप्लीकेशन, अप्लाई करना रहा तो बाजू वाले लूप में अप्लाई करके दो, बाजू वाले में इन लूप, ध्यान से देखना ये अलग जगह है। हाँ इन लूप, बाजू वाले लूप में ले रहा हूं मैं, उल्टा नाम लेता हूं ना, इस बार तो क्या करंट का डायरेक्शन सेम लिए थे, इस बार मैं नाम उल्टा लेता हूं। उल्टा लेता कहीं से भी शुरुआत करने का नाम आपके ऊपर होता है, मैं कहां शुरुआत कर, मैं सी से स्टार्ट करने आ रहा हूं। देखो इन लूप CBFEC, मतलब मेरा डायरेक्शन क्या हुआ? सी से बी जा रहा हूं, बी से एफ जा रहा हूं, एफ से ई जा रहा हूं, ई से सी जा रहा हूं, ये मेरा डायरेक्शन, मतलब हमारा। इसमें आ जाओ ये वाले में, सी से मैं कहा जा रहा हूं? बी, लेकिन करंट देखो नीचे आ रहा है, करंट देखो ना, करंट का एरो कहां है? नीचे, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं इस बार? उल्टा, करंट और मेरा डायरेक्शन उल्टा, तो इस टाइम आएगा पॉजिटिव, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कौन है? I3 R2, करंट I3 और रजिस्टर R2। फिर बी से कहां जाऊंगा मैं? F, तो बीच में आता है रजिस्टर आया, जब रजिस्टर आ गया तो उसका वैल्यू लिखो। करंट देखो करंट उधर जा रहा है और मैं इधर आ रहा हूं, तो इस बार पॉजिटिव। क्या है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस? करंट कौन है? I2, रजिस्टर R3। फिर F से कहां जा रहा हूं मैं? E, ठीक है, फिर से रजिस्टर आया, डायरेक्शन अभी भी उल्टा है। यहाँ पे ऐसा I2 लिखा नहीं है, लेकिन पूरे सर्किट में I2 रहेगा, ध्यान रखना, ऐसा सब लिखा नहीं रहता I2 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक ही जगह लिखा रहेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लस आएगा, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है करंट, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कौन है? I2 R4। अब ई से मैं जाऊंगा सी, ई से मैं पहले कहां पहुंचूंगा? प्लस पे, तो ना यहां जा रहा हूं मैं, तो यहां से पहला प्लस, फिर बाद में माइनस, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो EMF क्या होगा? नेगेटिव, तो इसको मैं लिखूंगा EMF नेगेटिव, E2 इक्वल टू 0। बस यही है उसका एक्सप्रेशन, ध्यान रखना, ये लास्ट वाला वैल्यूज है, ठीक है। आपको अच्छे से स्टेटमेंट जैसे ऐसे लिखा हूं बोर्ड पे, लाइन से वीडियो से देखते आ रहे हो, आपको ऐसे नोट डाउन करना है, फटाक से नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो जब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी की हेल्प से आगे हमको और डेरिवेशन आएगा, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ आएगा, शॉर्ट टर्म KVL बोलेंगे। पर देखो डायग्राम कैसे बनाने का, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो पहले, ऐसा पेंसिल से, क्वाड्रिलेटरल दिखना भी चाहिए। चलो लगभग दिख रहा है, काम भर का है। अब इसके बीच में आपको कनेक्ट करना होता है रजिस्टर्स, ठीक है। तो पेंसिल से बनाओगे तो आप लोग इरेज कर सकते हो ना,
डायरेक्ट भी बना सकते हो, आर्टिस्ट लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर का नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, इसका नाम है R4। ध्यान देना R3 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपका बुक से आंसर कुछ अलग आएगा, नहीं तो यहाँ लिया तो भी कुछ गलत नहीं है, आएगा। तो ध्यान देना मैं ये, ठीक है, इस पॉइंट का मैं नाम लिखूंगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये वाले पॉइंट में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा होना चाहिए था। ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था। हाँ, इस पॉइंट के बीच में लगाते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर G। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं B, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं D, और ये पॉइंट का नाम है A, ये वाले पॉइंट का नाम है A, इस वाले पॉइंट का नाम है C। ABCD समझ आ रहा क्या? और ये देखो, मैं गैल्वेनोमीटर कहाँ पे ज्वाइन किया हूँ? B और D के बीच में, कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है ये। और A और C के बीच में, अब थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन गया तो मैं थोड़ा टेढ़ा ही बना ले रहा हूँ। देखिए, इसमें कनेक्ट होता है EMF। क्या कनेक्ट होता है? EMF। ठीक है, EMF, जिसका EMF E है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे कनेक्ट है? A और C पॉइंट के बीच में सेल कनेक्ट है, मतलब बैटरी, और B और D के बीच में क्या कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस, जो आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है, उसको फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर्स R1, R2, R3, R4 along the side of the quadrilateral ABCD। देखो ABCD के 4 साइड पे 4 रजिस्टर्स है। A galvanometer is connected between the point B and D। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर G लगा दिया। A cell of EMF is connected between the point A और C। A और C में क्या लगा दिया? EMF। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि यहाँ पे करंट ऐसे आएगा, नो डाउट, करंट यहाँ तक तो I आता है, यहाँ तक आने वाला करंट कौन है? I। अब समस्या यहाँ से शुरू हो जाएगी। अब ये तो जंक्शन आ गया ना, ये पॉइंट क्या आ गया हमारा? जंक्शन। अब जंक्शन के आने के बाद करंट का डायरेक्शन तो बदलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, पहले यहां तक तो करंट आई आ गया। अब ध्यान देना, रट्टा मारने की चीज नहीं है, डायग्राम बन गया तो आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखो, रजिस्टर R1 के पास करंट चले जाएगा I1, और रजिस्टर R3 के पास करंट चले जाएगा आपका I2। मतलब करंट दो हिस्से में बढ़ गया, एक गया I1, एक गया I2। पहले आया कौन था? I जो था इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे आके दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब I1 कहां तक जाएगा? B पॉइंट तक। B फिर से जंक्शन आ गया, इसमें से कुछ करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर करंट को हम लोग बोलते हैं IG। G फॉर गैल्वेनोमीटर। अरे कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा ना भाई। ठीक है, तो यहां से करंट आ गया I1 यहां तक, उसमें से कितना यहां चले गया? IG। कितना आया था टोटल? I1, उसमें से यहां कितना चले गया? चलेगा मतलब कम, तो जो बच गया होगा वो कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या बचता है? I1 माइनस IG। क्या बचता है यहाँ पे? I1 माइनस IG। ये ध्यान से समझना। फिर देखो, यहां से करंट यहां तक I1 आया, इसमें से IG करंट गैल्वेनोमीटर में चले गया, तो बचा कितना भाई? इस पूरे में से इतना माइनस कर लो इस वाले को, तो I1 माइनस IG। इसका डायरेक्शन देखो ध्यान से, B से C जा रहा है। अच्छा, अब ये तो ऊपर वाले का हो गया, कहानी यहां तक आएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये I2 आया यहां तक, अब इसका करंट यहां नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर से कोई तो आ रहा है पहले से ही, तो वो करंट जो ऊपर से आ रहा है IG, और जो यहां से आया, ये दोनों मिल जाएंगे और ज्वाइंट होकर यहां जाएंगे, मतलब ये मिलेगा हमको I2 प्लस IG। याद रखना, ऊपर वाला वैल्यू I1 माइनस IG है, ये I2 प्लस IG है जो कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। और यहाँ पे जब मिलेंगे तो दोनों वापस मिलके देखो, प्लस करोगे ना दोनों को, तो देखो I1 माइनस IG, I1 प्लस IG कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे I1 प्लस I2 जो है हमारा I। समझना रहेगा? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। डायग्राम हो गया रेडी। अब उठाओ छोटे छोटे ट्रायंगल, जिसके अंदर लगाना है हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो, इन लूप छोटा ट्रायंगल बना लो, ABDA, इन लूप ABDA, लूप की बात कर रहा हूं, A से B, B से D, D से A। ठीक है, बाय KVL, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, बाय KVL मतलब क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मुझे इसमें अप्लाई कर लेना है भाई, तो अप्लाई करो। मैं A से कहां जा रहा हूं? B। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको आना चाहिए। A से B जा रहा है, देखो करंट भी ऊपर ही जा रहा है, एरो देखो ना करंट का, ऊपर जा रहा है, मतलब यहां लगाना चाहिए मुझे माइनस। यहाँ करंट क्या है? I1, रजिस्टर है I1। फिर मैं B से कहां जा रहा हूं? D, तो यहाँ देखो करंट भी नीचे जा रहा है, मैं भी उधर जा रहा हूं, तो यहाँ पे हो गया IG, और रेजिस्टेंस क्या लोगे? करंट तो IG है, तो रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ दिख तो नहीं रहा, लेकिन गैल्वेनोमीटर भी रेजिस्टेंस है,
गैल्वेनोमीटर भी रेजिस्टेंस से काम करता है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, IG। मतलब B से D आ गया, मैं D से कहां जाऊंगा, A। देखो मैं D से A जा रहा हूं, करंट लेकिन नीचे आ रहा है, एरो देखो ना इसका एरो, मैं D से कहां जा रहा हूं, A से B गया, B से D गया, D से कहां जाऊंगा वापस, A। तो मैं तो ऊपर जा रहा हूं, करंट जा रहा है नीचे, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए प्लस, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, I2R3 इक्वल टू 0। अच्छे से समझना पड़ेगा ये चीज आपको। हाँ, अब क्या करो, इसमें एक कंडीशन आता है, एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन उसको बोलते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाता है 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं होता, उस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन। ये वैल्यू यहां इसमें रख दोगे 0, तो पूरा तो 0 हो जाएगा, समझ रहे क्या। और ये माइनस से उधर जाएगा तो, अरे ये तो 0 है ना भाई, IG का वैल्यू क्या है 0, 0 रखा तो पूरा 0 हो गया, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ बचा क्या, I2 प्लस R3, ये माइनस उधर जा रहा है तो I1R1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल, इसे बाजू वाले में था, बाजू वाले ट्रायंगल में लो, उसके ट्रायंगल ना बोल के लूप बोलना चाहिए हमको, इन लूप। क्या नाम है, BCDB बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो मैं B से कहां जा रहा हूं, C, करंट भी नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे जा रहा था, देखो करंट का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम है तो लगाने का माइनस, करंट कौन है, I1 माइनस IG पूरा लिखने का, इनटू रेजिस्टेंस कौन है यहाँ का R2। ठीक है, मैं C से कहां जाऊंगा, D, लेकिन देखो करंट तो ऊपर आ रहा है, देखो ना करंट D से ऊपर जा रहा है, अब मैं जा रहा हूं नीचे, डायरेक्शन अपोजिट है मतलब प्लस, करंट कौन है यहाँ का, देखो ना करंट यहाँ ब्रैकेट में लिखे थे आपने, क्या लिखे थे, I2 प्लस IG। अरे ये वाला लाना करंट देखो ना क्या लिखे, I2 प्लस IG, ये वाला प्लस क्यों, करके दोनों मिलके प्लस हो जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस कौन हो गया इसका, R4। फिर वापस D से कहां जाऊंगा मैं, B, डायरेक्शन अपोजिट है तो मुझे क्या लगाना है, प्लस, रेजिस्टेंस कौन है, IG, करंट मतलब यहाँ का देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IG कैपिटल G इक्वल टू 0। इसमें EMF नहीं है तो नहीं लिख रहे, इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर कहीं EMF आ रहा है क्या, EMF तो बाहर है, समझ रहे क्या आप, EMF नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। और इसमें भी सेम वही कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन लेने का मतलब IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो IG का वैल्यू जहां जहां IG है वहां 0 लगा दो। देखो यहाँ क्या बचेगा, माइनस I1, ये वैल्यू 0 हो गया, हटा दिया, तो बचा कौन, I2। अरे माइनस, ये तो माइनस बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई हुआ, और ये वैल्यू हो गया IG 0, तो क्या बचा, I1 R2। अच्छा यहाँ पे I2 बचा, ये IG का वैल्यू क्या हो गया 0, तो बचा I2 R4, प्लस इस IG का वैल्यू तो 0 ही है, 0 का मल्टीप्लाई कैपिटल G भी 0, ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो I2 R4 इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, I1 R2, इक्वेशन नंबर 2। क्या कर दिया, ध्यान से देखो, ये माइनस वाला पूरा वैल्यू उधर गया तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन क्या करना है हमको, डिवाइड, तो ऐसा करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो 1 कौन है, देखो ये लेफ्ट का डिवाइड, लेफ्ट में I2 R3, यहाँ पे I2 R4 इक्वल टू, यहाँ पे I1 R1 और यहाँ पे I1 R2, वो कुछ तो कैंसिल होगा, करंट दो, करंट I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, क्या बच गया, R3 अपॉन R4 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो ये जो फॉर्मूला मिला है ना, इसी को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का बैलेंस कंडीशन ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन ब्रिज की जैसा ही है, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है वो सेम काम ये कौन करता है, मीटर ब्रिज, और उसका एप्लीकेशन है, मतलब उसी का पार्ट्स है, ठीक है। अब देखो मीटर ब्रिज के अंदर क्या क्या होता है, पहले आप लोग डायग्राम में समझो, जो लिखा हो यहाँ डायग्राम बताऊंगा वही यहाँ लिखा हूँ, तो अच्छे से रीड करोगे आप लोग। इसमें का लकड़ी का बोर्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, लकड़ी का एक बोर्ड होता है, ठीक है, 1 मीटर का होता है, कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का लकड़ी का ऐसा पट्टा होता है, इसके ऊपर ना 1 मीटर का वायर लगा रहता है, 1 मीटर का मेटालिक वायर लगा होता है। अब मेटालिक वायर के एक एंड पे लगाते हैं हम लोग ऐसा 2 मेटल का स्ट्रिप होता है, कितने होता है, 2, वो भी एल शेप का, कौन सा शेप का देखो ना, उल्टा एल दिख रहा है कि नहीं आपको, एल शेप का, इसके ऊपर मेटालिक स्ट्रिप लगाया जाता है, ठीक है, 2 भी, 1 नहीं, कितने, 2,
यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। ठीक है, इन दोनों के देखो कितने मेटल स्ट्रिप है, 2। ठीक है, दोनों अलग अलग एंड पे कनेक्टेड है। ये वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर। ये इस पे सेंटीमीटर लिखा रहता है ऐसा, ये मीटर स्केल रहता है, इसके ऊपर ना ऐसा लेंथ रहता है। और अगर देखना है तो आपको प्रैक्टिकल वाला वीडियो डाला है, उसमें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस पे क्या लगा रहता है, मीटर स्केल। अब आगे बढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में एक और मेटालिक स्ट्रिप होता है जो इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट करता है। एक होता है लेफ्ट गैप, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट गैप, राइट साइड वाले को राइट गैप। ये हो गया हमारा लेफ्ट गैप और ये हो गया हमारा राइट गैप। इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो हमको फाइंड करना होता है, उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट गैप में। अननोन रेजिस्टेंस मतलब एक्स, उसको कहाँ कनेक्ट किया हमने, लेफ्ट गैप में। अननोन रेजिस्टेंस मतलब आर, जो हमको पता रहेगा पहले से, ये आपको वैल्यू पता रहेगा। यहाँ पे मशीन लगा रहता है, ऐसा बॉक्स रहता है रेजिस्टेंस, उसमें से आप निकालोगे जितना उतना रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपको पता था कि मैं इतना लिया हूँ, तो वह रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर। नॉन रेजिस्टेंस राइट साइड में, अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड में। मिडल वाले में एक और चीज होता है जॉकी, वायर ऐसा पतला सा टैप करने के लिए। जॉकी को हम लोग अलग अलग इस वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टैप करते हैं। इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इस पॉइंट का नाम बी दे दो, इस पॉइंट का नाम सी दे दो। जहां पे बैलेंस पॉइंट आ गया, समझो इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, बैलेंस पॉइंट। इसमें लगा होता है जॉकी जे। ठीक है, अब देखो ए से लेकर सी तक का लेंथ, मतलब जो भी लेंथ आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है, उस लेंथ को हम लोग एलएक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलएक्स, एक्स है ना। और जो राइट साइड का लेंथ है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का, वो लेंथ हो जाएगा एल आर। ये लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ एल एक्स, इसके बाद का लेंथ एल आर। टोटल है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रहेगा। तो ये जो चीज बता रहा हूँ वो सेम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपको अच्छे से देखना रहेगा। अब देखो एक चीज और, आपको रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। इस टॉपिक से बाहर है, लेकिन आपको आना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, जितना लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस। एरिया अगर वायर मोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम आता है। इसको हटाने का देख कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर रो। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कौन है, रो, जिसको हम लोग बोलते थे रेजिस्टिविटी। समझ आएगा। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, देख लो अच्छे से। ठीक है, अब मुझे थोड़ी देर में काम आएगा। क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या लिखता हूं, एक्स अपॉन आर एट बैलेंस कंडीशन। एट बैलेंस कंडीशन मतलब जब बैलेंस कंडीशन आएगा तो एक्स अपॉन आर। ठीक है, देखो ना आप लोग आ रहे वहां पे लिखे थे ना, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, वो सेम वाला वही। तो एक्स अपॉन आर, R1 अपॉन R2 हो गया इक्वल टू R3 अपॉन R4। R3 को हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप, और यहां पे लिखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताया था, क्या, रो एल अपॉन ए, लेफ्ट का इसलिए एल एक्स, अपॉन देखो राइट वाले का रो एल अपॉन ए, राइट का इसलिए एल आर। यहाँ पे क्या मिला हमको, एक्स अपॉन आर। आगे सॉल्व करने का देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ए रो कैंसिल, एक्स अपॉन आर इक्वल टू क्या बचा, एल एक्स अपॉन एल आर। ये डिवाइड से इधर जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एल एक्स कैपिटल आर एल आर। तो ये जो एक्स मिल रहा है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। किसकी हेल्प से मिला, बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। अगला आता है केल्विन मेथड, वो सेम होगा, बस यहाँ पे जो आप लोग अननोन रेजिस्टेंस लगाए थे इसको हटा के गैल्वेनोमीटर लगा दोगे। ठीक है, मतलब जब गैल्वेनोमीटर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, गैल्वेनोमीटर का अननोन मतलब गैल्वेनोमीटर, हाँ उसका रेजिस्टेंस भी कुछ होता है डिवाइस का, तो उसको यहाँ लगा देंगे तो ये पूरा मीटर ब्रिज का नाम बदल के क्या आ जाएगा, केल्विन्स मेथड। आपको प्रैक्टिकल में आ सकता है। ठीक है, देख लो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगला टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ दोनों माप सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया है। पोटेंशियोमीटर 4 मीटर के ऐसे वायर लगे होते हैं, 4 वायर होते हैं, टोटल 400 का वायर, 400 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 400 मीटर नहीं बोलेंगे, 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर के ऐसे वायर लगे होते हैं इसमें। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए है कि ये प्लस से कनेक्ट है इसलिए इसको हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं। ये बी से कनेक्ट है इसलिए इसको लोअर पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये देखो ना, अरे देखो ना ये माइनस वाला, ये प्लस वाला देखो घूम के यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, 4 मीटर की है और एक रियोस्टेट है जो करंट को एडजस्ट करेगा। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हेन अ स्टेडी करंट पासेस थ्रू अ वायर, स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट,
ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, मतलब जो भी वायर जाएगा उसका एरिया सेम रहेगा, सब जगह वायर सेम रहना चाहिए, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसका मतलब है V अपॉन L इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। अगर करंट का कांस्टेंट रहेगा तो V अपॉन L की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट। ऐसा कौन बोल रहा है, ये स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। कैसे होता है, तो लगाने का बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, रेजिस्टेंस का रो L अपॉन ए, अभी किया था ना हम लोग ने, रो L अपॉन ए। ऐसा करो L को इधर लेके आओ, क्या मिलेगा, V अपॉन L इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, रो ए इंटू आई। अगर करंट कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है ही, डेंसिटी भी कांस्टेंट है ही, करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो पूरी वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको सिंबल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब V अपॉन L इक्वल टू के, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा लिखते हैं, समझ रहेगा। मतलब के कांस्टेंट अगर नहीं लगाऊंगा तो एक सिंपल चीज दिखाई देगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो हमको अभी आगे काम आएगा। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, समझ में आएगा। तो ये चीज आपको लिख लेना है, देख लो आगे बढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो इसका हम लोग पहला यूजेस देख रहे हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। कंपेयर करने बोल रहा है, मतलब आपको ना दोनों लोग का रेशियो निकालना है, E1 अपॉन E2। कंपेरिजन मतलब वही होता है कितना बड़ा है कितना छोटा, वो मतलब सिंपल भाषा में रेशियो निकाल लो, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके दो मेथड है। मेथड नंबर 1 इंडिविजुअल मेथड, अगर पोटेंशियोमीटर बना लिया, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे पहला दो बैटरी लूंगा इसमें, बैटरी कितने होने चाहिए, दो। पहले बैटरी का EMF E1, दूसरे बैटरी का EMF E2, ये तो हमारे पूरे सर्किट का वोल्टेज है, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, जॉकी रहेगा, और जॉकी को ऐसा अलग अलग वायर पे हम लोग टैप करेंगे, समझ में आएगा। उस जॉकी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वायर पे टैपिंग करेंगे। अब समझो जब मेरा E1 सर्किट में ऑन था, मतलब कौन ऑन था, E1, ठीक है। तो मान लो ऐसा टच करते, ऐसा टच करूंगा अलग अलग पॉइंट पे, टच करते करते इस पॉइंट पे मिल गया बैलेंस पॉइंट, पहले तो कंसिडर लिखूंगा मैं, कंसिडर टू EMF, टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 are connected to potentiometer, ठीक है। नेक्स्ट, when EMF1 is connected with a jockey, जॉकी के साथ मैंने किसको कनेक्ट कर लिया है, मैंने EMF1 को, E1 को, समझ रहे क्या, EMF कौन, E1 इज कनेक्टेड विद द जॉकी, ठीक है। लेट C बी द बैलेंस पॉइंट, C बी द बैलेंस पॉइंट, C कौन सा पॉइंट आ गया, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट हमको मिल गया, मतलब जो भी पॉइंट हम ढूंढ रहे थे एक्सपेरिमेंट करते करते, तो C पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ AC इक्वल टू L1, मतलब यहां से लेकर ऐसा घूमते हुए पूरे C तक का लेंथ हमने क्या मान लिया, L1। अब आपको रूल मालूम होगा, सिंस आपको मालूम होगा ना ऐसा, सिंस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। पहला लेंथ हमने क्या मान लिया है, L1, मतलब A से लेकर C तक का वैल्यू। इसको हटाने का कांस्टेंट लगाएंगे K L1, इक्वेशन नंबर 1 दे दो फटक से। सिमिलरली ये कब आया है कहानी, जब मैंने EMF E1 ऑन किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट EMF E2 इज कनेक्टेड विथ अ जॉकी। किसको कनेक्ट कर रहा हूं मैं इस बार, जॉकी को कनेक्ट कर रहा हूं। तो लेट, अब यहां कनेक्शन करते करते समझ लो ये D पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट D बी द बैलेंस पॉइंट, D बी द बैलेंस पॉइंट। लेट लेंथ ऑफ AD, A से लेकर जो लेंथ है, ठीक है, ऐसा लिख लो, लेट लेंथ ऑफ AD का जो लेंथ है इस बार हम लोग क्या मान लिया, L2। मतलब जब EMF2 कनेक्ट था तो बैलेंस पॉइंट मुझे का जो लेंथ मिला वो क्या मिल गया, L2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। इसको हटाने के बाद प्रोपोर्शनलिटी, तो हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे यहाँ पे K याद है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट था,
ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करो, दोनों को कर दो डिवाइड, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ लिखने का डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 कौन है E1, 2 कौन है E2। लेफ्ट का डिवाइड लेफ्ट में, राइट का डिवाइड राइट में। दो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, के यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ सेल्स, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ सेल, मतलब दोनों का रेशियो निकालो। देख लो आगे बढ़ेंगे। ये मेथड 1 था इंडिविजुअल मेथड, मेथड 2 है सम एंड डिफरेंस मेथड। देखो आगे बढ़ना है हमको। चलो अगला टॉपिक हमारा मतलब मेथड 2 है हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड वाला। तो उससे हमें डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे EMF E1 लगा है, यहाँ पे जगह खाली रखा है। दूसरा एक ऐसा वायर लगाओ, यहाँ पे बैटरी देखो, दूसरा बैटरी यहाँ है। EMF एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसमें 4 की लगे हैं, 4। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग लगेगा, मैं बताऊंगा अभी कैसे लगेगा। इसके अंदर एक शर्त पहले आपको समझना है, क्या बोलते हैं उसको, सेट सेल ऑफ असिस्ट, टू सेल इन असिस्ट, टू सेल, सी वाला होना चाहिए ना, इन असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सम हो जाना, मतलब दोनों सेल आपस में क्या होंगे, सम होंगे। कैसे होगा, जब पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और या फिर दूसरे सेल का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव से, देखो ना, इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है, इस टाइप का कनेक्शन आएगा, मतलब पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो टू सेल इन असिस्ट बोलेंगे। असिस्ट का मतलब दोनों सेल जो होगा प्लस हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव EMF जो रहेगा, इफेक्टिव EMF इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, E1 प्लस E2। ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट एक और लिख रहा हूं मैं, जब पहले का पॉजिटिव ले लो, निगेटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट हो जाए, या पहले का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से, मतलब दोनों सेम वाले, प्लस प्लस से कनेक्ट हो जाए या माइनस माइनस से कनेक्ट हो जाए, तो रजिस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग टू सेल इन अपोज, टू सेल इन अपोज, रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने का मतलब इस कंडीशन में आपका जो इफेक्टिव EMF हो जाएगा, इफेक्टिव EMF जो होगा ना आपका सर्किट का, वो बन जाएगा E1 माइनस E2। अगर E1 बड़ा हुआ तो E1 माइनस E2, अगर E2 बड़ा हुआ तो E2 माइनस E1, मतलब माइनस कर हो जाएगा, इनका जो इफेक्टिव रहेगा और प्लस माइनस होके आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस वाला माइनस से कनेक्ट है तो इसको हम लोग असिस्ट बोलेंगे, जिसमें हमारा इफेक्टिव EMF प्लस हो जाता है। समझ में आ रहेगा ये चीज। अब देखो क्या कर रहे हैं, कंसिडर टू सेल ऑफ EMF E1 and E2 are connected with a potentiometer, potentiometer with a 4 keys, 4 keys, K1, K2, K3 एंड K4, 4 बटन मैंने लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से कनेक्शन देखना पहले है, हमको ना अलग अलग इसमें चाहिए। ठीक है, तो मान लो जब मैं असिस्ट वाला लेता हूँ, अब समझो व्हेन मैं किसको किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं K1 को ज्वाइन करने जा रहा हूँ इसके साथ, इसका क्या नाम है, K3 था ये। K1 को किससे अटैच किया, K3 से, और K2 किससे अटैच कर दिया, K4 से। अब ध्यान से देखो क्या दिखेगा, व्हेन K1 एंड K2, इसको सिंपल में देना चाहिए था हमको, K1 ऐसा, K1 कनेक्टेड विथ K3 एंड K2 कनेक्टेड विथ K4। तो सिंपल भी बन सकता था ये। ठीक है, कोई बात नहीं, जान दो। K1 K3 आपस में ज्वाइन किया, K2 और K4 को आपस में ज्वाइन की नहीं बोलना चाहिए था यहाँ पे, फिर कुछ पॉइंट का नाम देना चाहिए था। ठीक है, चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, तो ध्यान से देखो, K1 का देखो ये निगेटिव है, ये घूम के देखो इसके पास पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, देखो ना, पहले वाले EMF का छोटा वाला टर्मिनल निगेटिव कनेक्ट हो गया इसके पॉजिटिव से, मतलब कौन सा मेथड है, क्या सम मेथड। मतलब यहाँ लिखेंगे हेंस there is two cell in assist। यहाँ पे 2 सेल है, क्या है वो, असिस्ट है। तो लेट, जैसा किया था ना पिछली बार, C be the balance point,
सी बी द बैलेंस पॉइंट, बैलेंस गायब हो गया, सी बी द बैलेंस पॉइंट, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू L1। अरे जब आपने ये कनेक्शन किया तो सी पे मान लो बैलेंस पॉइंट आ गया, ए से लेकर सी तक का लेंथ आपने क्या मान लिया L1, देयरफॉर E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E1 प्लस E2 इक्वल टू के L1। ये मत पूछना सर कैसे, इफेक्टिव ईएमएफ इज प्लस हो रहा है ना, ठीक है, असिस्ट है इसलिए हमने ये लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली निकालो दूसरा वाला, व्हेन, अब मान लो इस बार कनेक्शन ऐसा कुछ है, मतलब क्या मान लो इसके अंदर ये K1 कनेक्ट है K2 से और K3 कनेक्ट है K4 से। पहले K1 को K3 मतलब ये वाले पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता है, जैसे देखो इसको ज्वाइन कर रहा हूं, देखो इसका नेगेटिव घूम के देखो कहाँ आ रहा है, इसके नेगेटिव के पास, देखो ना घूम के आ रहा है, ये नेगेटिव छोटा वाला है, घूम घूम के नेगेटिव के पास आ गया, समझ में आ रहेगा। तो एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इस टाइप से, तो क्या लिखूंगा मैं, व्हेन K2 कनेक्टेड विथ K1 connected with K2 and K3 connected with K4, इस टाइप से हमने कनेक्शन किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देयर इज टू सेल्स इन अपोज, वहां पर दोनों सेल क्या करेंगे, दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं क्या कर लेता हूं, लेट डी बी द बैलेंस पॉइंट, डी बी द बैलेंस पॉइंट, डी को हमने बैलेंस पॉइंट वाला डी वाला ये वाला पॉइंट कहीं पे भी ले लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरूरी नहीं ऊपर आप नीचे भी ले सकते हो, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ ए डी, ए से लेकर डी तक का लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं, L2, ये क्या मान लेते हैं हम लोग, L2। देयरफॉर आप लोग जानते हो ईएमएफ ये इस बार रजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है, तो अपोज कर रहा है इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस, इसको हटाने के बाद कांस्टेंट लगाओगे, क्या लगा दोगे, के, ये आ गया के L2 इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ गया। अब दो इक्वेशन जो मिल गया दोनों कर दो माइनस, अरे ईएमएफ के प्लेस पे इस बार E1 प्लस E2 है, E1 माइनस E2 है, ईएमएफ भी तो है, ठीक है, ऐसा है, मतलब आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया पिछली बार से, डिवाइडिंग कर दो इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो 1 कौन है मेरा, E1 प्लस E2 और 2 कौन है, E1 माइनस E2 इक्वल टू के L1 अपॉन के L2, के हर बार की तरह कैंसल, क्या बचा, E1 प्लस E2 अपॉन, क्या लिख दिया हूं मैं, E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इसी को आपको स्विच करना है, देखो यहाँ पे जो कहानी थी वो कहानी मैं यहाँ बदल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है E1 प्लस E2, ये कहानी मैं बाजू वाले को कर दूंगा, बाजू वाले को कैसा लिख रहा हूं मैं, L1 प्लस L2, मतलब जो हादसा ये लोग के साथ है बाजू वाले को कर दो, ठीक है। देखो ना ऊपर E1 प्लस E2 है ना, तो मैं लिख दिया L1 प्लस L2, और नीचे क्या था E1 माइनस E2, यहाँ लिख दिया L1 माइनस L2, तो जो हादसा उधर किया वो हादसा इधर आएगा, मतलब E1 अपॉन E2, ये वैल्यू आपको आता है। ये हमारा रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल व्हेन टू देयर इज असिस्ट, मतलब सम एंड डिफरेंस, मतलब सिंपल भाषा में सम रहा और डिफरेंस में रहा तो ईएमएफ का रेशियो ये लिखना होता है। लिख लो, आगे बढ़ेंगे फटक से। अगला टॉपिक देखो, यूजेस ही है ये भी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ईएमएफ का असली फॉर्मूला होता है I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में से आप लोग कैपिटल I कॉमन लेते हो तो I प्लस R ऐसा आपको कुछ दिखाई देगा, या I मल्टीप्लाई से इधर भेज दोगे तो E अपॉन, या भी इतना रहना तो भी चलेगा फिलहाल, ठीक है। तो ईएमएफ का ये फॉर्मूला होता है, आपको नोट डाउन कर लेना है, हेडर पे लिख के रख लो कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर प्लस आर, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, एन ईएमएफ E1 is connected with a potentiometer having internal resistance
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। देखो लिस्ट में हम लोग कंडीशन लेते हैं, लेट इनिशियली ओनली की K is closed and K1 is open। मतलब इसको चालू किया, ये बटन दबा के ऑन कर दिया और इसको खुला रखा, मतलब करंट इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब करंट सिर्फ फ्लो होगा ईएमएफ के अंदर से। कहाँ फ्लो होगा, सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ के अंदर, बैटरी के अंदर से। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट, मतलब जब ये वाला बटन ऑन नहीं किया था तब हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया, समझो डी पॉइंट पे। कहाँ पे मिल गया, डी पॉइंट पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेट डी बी द बैलेंस पॉइंट, डी बी द बैलेंस पॉइंट। डी को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मान लिया। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ ए से लेकर डी तक का क्या मान लेंगे हम लोग, L1। देयरफॉर क्योंकि वहां पे सिर्फ ईएमएफ E1 कनेक्ट है इस बार, तो ईएमएफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, देयरफॉर E1 इक्वल टू KL1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये, 1। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ व्हेन की K एंड K1 बोथ आर क्लोज्ड, अब दोनों को क्लोज कर दिया, मतलब सर्किट में दोनों चालू हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये कैपिटल आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कैपिटल आर को आपने ऑन किया, वैसे यहाँ पे आजू बाजू में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले मानो लेट, कहीं पे सी मान लो, सी मान लेते हैं इसको, लेट सी बी द बैलेंस पॉइंट। सी कौन सा पॉइंट हो गया, बैलेंस पॉइंट। लेट लेंथ ऑफ ए से लेकर सी तक का लेंथ इस बार क्या मान लोगे, L2। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो रेजिस्टेंस जब आएगा ना, तो जब भी रेजिस्टेंस आ गया कैपिटल आर, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, L2 के, लेंथ के। देखो ना, अरे ईएमएफ भी वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बस ये बाहर का अंदर का दोनों का होता है, और ये सिर्फ किसका होता है, बाहर का। समझ का मतलब इसमें ईएमएफ का इसके अंदर नहीं है। इसको हटाने का कांस्टेंट लगाओगे के L2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों कर दो डिवाइड, जैसा हर बार करते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो 1 कौन है मेरा, E1, और 2 कौन है, V। यहाँ पे KL1 KL2, के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कैंसल कर सकता हूँ। ठीक है, तो और E1 का वैल्यू मतलब EMF जो अभी बताया था आपको, I ब्रैकेट में R+R लिखवाया था। और ओम्स लॉ का भी फॉर्मूला V इक्वल टू IR लगा सकते हो, इक्वल टू L1/L2 मिलेगा। I कैंसल हो गया, समझ में आ रहा है क्या। अभी आप लोग क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो, देखिए इसको भेजो उधर, R+R इक्वल टू, ये जाएगा इधर तो क्या मिलेगा आपको, L1/L2 कैपिटल R, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो L1/L2 कैपिटल R माइनस R। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर है, हमको स्मॉल आर फाइंड करना ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों में से कैपिटल आर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, L1/L2 -1, या फिर आर की वैल्यू हमको मिल सकती है ऐसा, कैपिटल आर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लोगे ना, तो ऐसा मिलेगा L1 - L2/L2। यही है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, सेकंड यूजेस हो गया। आगे बढ़ेंगे, लास्ट 2 टॉपिक रह गए, देख लो। चलो ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये वन शॉट में नहीं कवर करता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में कैसा होगा कि पोटेंशियोमीटर का यूज अपन कौन कौन से डिवाइस में करते हैं, यूजेस नहीं है, यूजेस ये है अलग ही, लेकिन एप्लीकेशन का मतलब समझो डिवाइस से डिवाइस के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब वो एप्लीकेशन में आता है। तो सबसे पहले हमको दिया, देखो ना, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज रेगुलेटर देखा, फैन का ऑन ऑफ करने वाला, पंखा कम ज्यादा करने वाला, फास्ट स्लो करने वाला, वो रेगुलेटर में इसका यूज होता है, किसका, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, क्यों ऐसा, वोल्टेज ज्यादा चाहिए रहेगा, ज्यादा वोल्टेज है तो पंखा ज्यादा फास्ट चलेगा, वोल्टेज कम किया तो मतलब एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जहाँ पे जरूरत पड़ती होगी वोल्टेज को रेगुलेट करने की, उसमें भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है ऑडियो कंट्रोल। डीजे बजाने वाले लोग गोल गोल घुमाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, गोल घुमा घुमा के वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बेस बढ़ाते हैं, ट्रिबल बढ़ाते हैं, ये अलग अलग चीज़ों क्वालिटी ये लोग इंप्रूवमेंट करते हैं, वो सब किस में आएगा, ऑडियो कंट्रोलर में। तो उसका हो गया ये दूसरा यूजेस। तीसरा, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर भी बहुत जगह पे वर्क होता है, सेंसिंग करने के लिए। जैसे मैं आ रहा हूँ, मेरे आते ही विंडो अपने आप ओपन हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा रीड करना रहेगा। नेक्स्ट आता है
एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर, ठीक है। मतलब उसका क्या फायदा क्या है, मतलब कुछ मेरिट्स है कुछ डिमेरिट्स है, ठीक है। मेरिट्स मतलब उसका एडवांटेज, डिमेरिट मतलब डिसएडवांटेज, ठीक है। अब देखो फायदा क्या है, ये ईएमएफ भी मेजर करता है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजरमेंट करता है। वोल्ट मीटर ये नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, एक्यूरेट वैल्यू बताता है, एग्जैक्टली छोटा सा 0.001 है ना तो भी माप सकता है। वोल्ट मीटर वो सब नहीं माप सकता है। समझ में आ गया? तो कुछ देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा है। पहला, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ वोल्टमीटर। सुन के आप लिखना, पोटेंशियोमीटर है ज्यादा सेंसिटिव वोल्टमीटर से, मतलब अच्छा सेंसिंग कर सकता है, अच्छा वोल्टेज को एक्यूरेट दे सकता है वैल्यू। नेक्स्ट, अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों भी माप सकता है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन द केस ऑफ द पोटेंशियोमीटर एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। बहुत अच्छा वैल्यू देगा। एक्यूरेट मतलब जितनी वैल्यू होती है ना एग्जैक्टली वैल्यू देने का चांस रहेगा। एग्जैक्ट तो नहीं देते हैं, एरर तो आता ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गलती नहीं करता, बहुत छोटा मोटा गलती इसमें होगा। वोल्टमीटर में बहुत ज्यादा गलती होता है। नेक्स्ट, अ पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू मेजर अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बहुत छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी माप सकते हो। 1 से छोटा बहुत लोग होते हैं, 10⁻⁻⁶ समझ में आएगा। इतने छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी माप सकता है। ये फायदे हो गए। नुकसान क्या है इसके, डिमेरिट्स, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल वेयर एज वोल्टमीटर इज पोर्टेबल। पोटेंशियोमीटर का हम लोग उठा के किधर भी नहीं ले जा सकते, बड़ा सा डिवाइस होता है, लकड़ी सब ये वो, उसमें 4 मीटर का वायर, फिर बैटरी लगा है, जॉकी लगा है, दुनिया भर का आम झाम सब लगा रहता है। समझ आ रहा है क्या? तो उसको उठा के अपन उसका कैरी नहीं कर सकते। वोल्टमीटर छोटा सा डिब्बा होता है भाई, चुराओ, बच्चे लोग को चुराने में बहुत काम आता है, ठीक है, बच्चे लोग उसको चुरा सकते हैं। नेक्स्ट, वोल्टमीटर इज डायरेक्टली मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, while the potentiometer is not। वोल्टमीटर में कैसा 2 वायर लगा रहेगा, दोनों वायर डायरेक्ट लगा, इसका वोल्टेज मान चल गया। पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर में लेफ्ट गैप में कनेक्ट करो, ए पॉइंट पे अलग कनेक्ट करो, बैटरी कनेक्ट करो, वोल्टमीटर लगाओ, अलग अलग डिवाइस, दुनिया भर का आम झाम करो, तब जाके हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू एक्यूरेट देता है। इतना नाटक तो है लेकिन उसकी वैल्यू एक्यूरेट मिलती है। बस यही था हमारे फायदे। नेक्स्ट आएंगे हमारा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या आपको मालूम होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करेगा, करंट का डायरेक्शन भी बताएगा। ऐसा डिवाइस जो करंट को माप भी सकता है, करंट का डायरेक्शन भी बता देता है, लेकिन ये स्मॉल करंट को माप मेजर करता है। समझ में आएगा? किसको मेजर करता है? ये स्मॉल करंट को। लेकिन मेरे पास समझो, मेरे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही है। समझ में आएगा? सिर्फ क्या है मेरे पास? गैल्वेनोमीटर। और मैं चाहता हूं कि मुझे एमीटर मिल जाए। अब गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फर्क है? एमीटर का मतलब जो बड़े करंट को मापेगा, गैल्वेनोमीटर मतलब छोटे मोटे करंट को मापेगा। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरिंग करने की पावर बढ़ानी होगी। तो कैसे बढ़ाएंगे, हमको वो सीखना है। दूसरा, मेरे पास गैल्वेनोमीटर ही है और मुझे करंट ना माप के मुझे वोल्टेज को मापना है। किसको मेजर करना है? वोल्टेज। अब वोल्टेज को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर लगेगा। सुना रहेगा? तो मुझे, मेरे पास तो गैल्वेनोमीटर ही है, तो मैं जुगाड़ करके कुछ भी करके इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मतलब 2 चीजें, मेरे पास गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है 1, दूसरा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है 2। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे हमको वही देखना है। चलो देख लो इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो देखो अगला है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? एमीटर के अंदर। देखो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। पहले देखो, एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के हम लोग पैरेलल में एक छोटा मोटा रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। छोटा मोटा, बहुत छोटा होना चाहिए वो, ये लो रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। और क्योंकि बहुत लो रेजिस्टेंस है इसलिए इसको नाम दिया गया है शंट, SHUNT। ठीक है, और ये जी हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ पे करंट मेरा आई आ रहा है, करंट क्या आ रहा है? आई। और यहाँ पे कनेक्शन बाहर का किया होगा, ठीक है, मतलब जो बाहर की बैटरी जोड़ते हैं ना, ऐसा वाला बैटरी, वो ऐसा बाहर से जोड़ा हुआ होगा। ठीक है, वो तो कनेक्शन रहेगा ही रहेगा, समझ में रहेगा। लेकिन यहाँ तक देखो करंट आई आ रहा है, ये पॉइंट आ गया हमारा जंक्शन। अब जो करंट गैल्वेनोमीटर के पास देखो ना, यहाँ से करंट आएगा तो डिवाइड होगा, आधे करंट इधर जाएंगे, आधे करंट इधर। तो जो करंट इधर जाएगा उसको हम लोग IG बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर करंट। ठीक है, और जो करंट इसके पास जा रहा है, शंट के पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? IS। ये घूमते हुए यहाँ पे आएगा, फिर दोनों मिलके वापस I बन जाएंगे, जो सर्किट में घूमता रहेगा। मतलब देखो एक गैल्वेनोमीटर मतलब एक समझो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। आपको एक मालूम होगा कि जब भी रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस और कम हो जाता है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पैरेलल का यूज करते हैं और इंक्रीज करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, ताकि मेरा इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो। अब रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट कैपेसिटी होगी ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या आएगा, ज्यादा। मतलब एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एमीटर ज्यादा करंट को मापता है, हाई वैल्यू के करंट को मेजर करता है। तो हमको गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी तो बढ़ानी होगी, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, रेजिस्टेंस कम करना होगा, और ये कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वही मैं यहाँ बताया हूँ। देखो, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी हैव टू, पहला इंक्रीज द इफेक्टिव करंट कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ानी होगी। दूसरा इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज, क्या करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस को कम करना होगा। और तीसरा इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज, करंट ज्यादा आ गया, झटका तो गैल्वेनोमीटर भी गया, समझ रहे क्या, तो जो भी पॉसिबल डैमेज है उससे हमको बचाना होगा। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो दिस कैन बी अचीव्ड by connecting small resistance parallel to the galvanometer, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं। वो स्मॉल रेजिस्टेंस को ना शंट बोलते हैं, तो ये चीज लिख लेना, दिस स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस connected to the galvanometer which is parallel, ठीक है, to reduce the value of resistance is called shunt, ऐसा आप लोग लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेट current through galvanometer करंट क्या मान लिया हमने, IG। नेक्स्ट करंट पासिंग थ्रू होता है। दूसरा हमारा हो गया शंट, करंट थ्रू शंट, वो क्या हो गया हमारा IS। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ शंट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो S। क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंस इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको एक चीज मालूम होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दो लोग है ना गैल्वेनोमीटर, ये किसके इक्वल टू होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट। कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला पता होगा, V इज इक्वल टू होता है IR। समझ रहे क्या, मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो गैल्वेनोमीटर का करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे शंट का है तो शंट का करंट IS और उसका रेजिस्टेंस कैपिटल S। समझ में आ रहा है क्या। अब मुझे वो S की वैल्यू निकालनी है, ये IS मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, IG कैपिटल G अपॉन IS इक्वल टू S। ये शंट की वैल्यू मिल गई जो हमको कनेक्शन करना होता है, लेकिन आपके ऊपर इसको और आगे लेके गया है, समझ में आ रहा है। तो इसमें और कैसे मॉडिफाई करेंगे वो देख लो। मैं क्या कर रहा हूं, इस IS को चेंज कर रहा हूं IG में, ठीक है, या फिर IG को IS में चेंज कर ले। किसको चेंज कर ले, बुक में देखो तो अकॉर्डिंगली किसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, बुक के हिसाब से अपने को आंसर लाना है ना। ठीक है, अपने को बुक के हिसाब से आंसर लाना होता है। चलो देखो, टोटल करंट कितना आ रहा है मेरे पास, I। टोटल करंट कितना आ रहा है, I। तो I किस किस के इक्वल है, हमारे IG प्लस IS के इक्वल है। अरे किरचॉफ का करंट लॉ, जंक्शन पे आने वाला करंट पॉजिटिव, जाने वाला करंट नेगेटिव, टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, मतलब आने वाला करंट और जाने वाला करंट आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से IS की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, देखो ऐसा लिखते हैं हम लोग, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। कौन सा लॉ ले रहा हूं मैं, किरचॉफ्स का करंट लॉ, उसके हिसाब से मैं निकालूंगा। तो आपको मालूम है ना, I इक्वल टू क्या मिलेगा, IG प्लस IS, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो I माइनस IG इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, IS। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, समझ में आ रहा है क्या, ये वैल्यू उठा के पहले देख लो, इतना मैं रफ करूंगा थोड़ा सा, मैं इतने से मैं एडजस्ट कर लूंगा।
ठीक है, देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, क्या मिलेगा आपको, आई जी है, आई जी को ऐसे रहने दो, जी ऐसे ही है, अपॉन आई एस, आई एस का वैल्यू क्या है हमारे पास, आई माइनस आई जी इक्वल टू एस। अरे देखो ना, आई एस का वैल्यू हटा के ये किरचॉफ करंट लॉ की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, हम एक कंडीशन लेते हैं कि लेट आई जो है ना वो एन टाइम है आई जी का, हम ऐसा मान रहे हैं कि मतलब जो करंट आया है, टोटल करंट आया मतलब क्या, टोटल करंट, वो गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट का दुगना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, कितने मल्टीप्लाई है हमको मालूम नहीं है, तो हमने उसको क्या बोला, एन टाइम। तो ये वैल्यू, ये हमने अज्यूम कर रहे हैं, नहीं अज्यूम किया तो भी चलेगा, बुक में आंसर मिला रहा है ना, तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, क्या मिलेगा, आई जी कैपिटल जी अपॉन इस आई के प्लेस पे एन आई जी माइनस आई जी इक्वल टू एस, दोनों में आई जी कॉमन लिया जाए, देखो नीचे में आई जी को कॉमन ले जाए तो क्या बचेगा, एन माइनस वन इक्वल टू एस, आई जी कैंसल, तो एस इक्वल टू क्या मिला, जी अपॉन एन माइनस वन, खत्म। ये हमारा फाइनल आंसर है शंट का, जो हम लोग गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और वो गैल्वेनोमीटर कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर के अंदर। देख लो आगे बढ़ेंगे, चलो चलो लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए सबसे पहले डायग्राम आप लोग देखो, ये ले लिया हमारा गैल्वेनोमीटर। लास्ट टाइम मुझे क्या करना पड़ा था, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ा था, इसलिए पैरेलल कनेक्ट किया था। इस बार रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना है, और जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ा डालो, बहुत ज़्यादा, इसलिए लार्ज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। पिछली बार कम करना है, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट किया था ताकि पैरेलल में हो भी, ताकि और कम हो जाए स्मॉलेस्ट को। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लिया, वो भी सीरीज में, मतलब और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको मालूम होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें आने वाला करंट आई है, आगे जाएगा तो आई जी, इधर आगे जाएगा तो आई एक्स। हालांकि देखो एक ही लाइन है, यहाँ पे कहीं जंक्शन आ रहा है क्या, करंट ऐसा डाइवर्सन होने के लिए डाइवर्जन मिल रहा है क्या उसको, नहीं, मतलब इस पूरे के अंदर करंट की वैल्यू क्या है, इस बार सेम है, लेकिन एक चीज अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सीरीज में कनेक्शन किया है, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, देखो ऐसा बैटरी से, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी, तो करंट हमको आई देगा इसके अंदर, ठीक है, नो डाउट। लेकिन इसके अंदर ये सीरीज में कनेक्शन किया है, इसलिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वीजी बोलेंगे, जो भी वैल्यू होगी यहाँ तक, और ज्वाइन मत कर देना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी एक्स बोलेंगे, जो भी वैल्यू होगा इसका, समझ आएगा, मतलब इससे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, लास्ट टाइम करंट अलग अलग था, ठीक है, तो जो अलग अलग होता है अपने को उसको रिलेट करना होता है, ठीक है। इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या है, सेम। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो पॉइंट लिखा, to convert the moving coil galvanometer MCG into a voltmeter we have to पहला increase the voltage measuring capacity, वोल्टेज बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज, रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ही वोल्टेज बढ़ेगा। और इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस, ठीक है, जो भी पॉसिबल, जो भी खतरा उसको हो सकता है उससे हमको बचाना होगा। आगे देखो हमने कनेक्शन कर लिया, ठीक है। टू अचीविंग दिस we have to connect large resistance, last time small था, resistance X in series with a galvanometer। गैल्वेनोमीटर में हमने लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ताकि ये क्या हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए हमारे वोल्ट मीटर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, करंट पासिंग थ्रू द, करंट इन द सर्किट लिखता हूं सीधा, करंट इन द सर्किट, तो सर्किट के अंदर का करंट क्या है मेरा, आई। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जी। नेक्स्ट पूरा लिखना आप लोग, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है वो, लार्ज रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है उसको अपन ने क्या मान लिया, एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम लोग ऐसा दिखाएंगे वीजी से, किससे दिखाएंगे हम लोग, वीजी, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीजी फॉर गैल्वेनोमीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू जी, समझेगा क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू जी। आई तो करंट सबके लिए सेम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस, तो क्या लिखूंगा मैं, वी एक्स, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लार्ज वाले का है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू एक्स, समझ रहे क्या, क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू एक्स। तो आपको ये चीज ध्यान रख लेना है। देखिए दो चीज हो गया। अब मुझे निकालना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, दो है ना, दो, अरे पूरे सर्किट का कितना होगा, दोनों का प्लस करना होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वी जी प्लस वी एक्स। मैं थोड़ा, हाँ चलो ये लिखता हूँ, वी जी की वैल्यू बताओ, आई कैपिटल जी, इसका वैल्यू आई एक्स, दोनों में कुछ कॉमन, एक सेकेंड, अच्छा दोनों में आवाज फटी आएगी नहीं तो, देखिए आई कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, g प्लस एक्स, ये v, क्लियर है, ये मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब मैं चाहूंगा तो उसको ऐसा लिख सकता हूं, v डिवाइड आई इक्वल टू g प्लस एक्स, ठीक है। और क्योंकि v अपॉन आई ओम्स लॉ से देखोगे आप लोग, कौन से लॉ से बोल रहा हूं, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ की हेल्प से अगर देखोगे तो आप लोग याद है ना, इसको आर भी लिख सकते हैं, देखो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, v अपॉन आई इक्वल टू आर, अरे v इज इक्वल टू आई आर होता है, वो इधर आ गया, तो आप चाहोगे तो यहाँ पे r भी लिख सकते हो, r इक्वल टू जी प्लस एक्स, आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ, तो r माइनस जी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x। यही है वो रेजिस्टेंस जो आपको कनेक्ट करना चाहिए ताकि आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाए, वही है हमारा अननोन रेजिस्टेंस x। इसको और कुछ मॉडिफाई करें क्या, देखिए और मॉडिफाई कैसा, इसको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा है उसके फॉर्म में, मतलब कंसिडर कर रहा है कि ये जो है इसके एंड टाइम है, चलो देख लो इधर, मतलब वहां क्या लिख रहा है, देखो ऐसा आपका बस हो गया, बुक से मैच हो गया, एक शर्त लेना है कि लेट आर जो है मेरा वो एंड टाइम है कैपिटल जी की, आर जो है मेरा रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितने टाइम है, एंड टाइम है, एंड टाइम कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, आर को हटा के क्या लिखना है, एन जी माइनस जी बराबर एक्स, दोनों में जी कॉमन ले लो तो एन माइनस वन बराबर एक्स, तो ये वैल्यू भी लिख सकते हो आप, चल जाएगा, अब यहाँ तक लिखना बस हो गया, ठीक है। तो चैप्टर आपका खत्म होता है, एक टॉपिक आपका और रह गया, ठीक है, डिफरेंस रहेगा, 2 मार्क्स के आने का चांस होता है, एमीटर और वोल्ट मीटर, आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, उसको समझ में आएगा, थोड़ा सा रीडिंग कर लोगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर खत्म होता है, 1 शॉर्ट लेक्चर था, इसको एक ही लेक्चर में अपन अपलोड करेंगे, चैप्टर खत्म होता है, अपन अगले लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, सक्षम मान्यास।